Assalamualaikum, this is Maruf Khan. Welcome back to another video. I hope you all are doing well and make sure you all are subscribed to my YouTube channel. So last video में हम लोगों ने क्वेश्चन सी का 1 and 2 किया था हमने और वाले के साथ। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन इम्यूनिटी, डिस्क्राइब फर्स्ट एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, define respiration, describe respiratory system of the man with label diagram and also mention mechanism of breathing। हमारे पास स्टार्ट है। रेस्पायरेशन लाइफ टाइम प्रोसेस है जो जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय ब्रेक डाउन द फूड। कॉम्प्लेक्स फूड को हमारे पास सिंपल फूड में ब्रेक करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन होती है एरोबिक रेस्पायरेशन और एरोबिक रेस्पायरेशन। एरोबिक रेस्पायरेशन वो जिसको रिक्वायर होती है ऑक्सीजन राइज होता है और ब्रेक डाउन होता है टू फॉर्म हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी एटीपी अलॉन्ग विद H2 एंड CO2 एज बाय प्रोडक्ट। जबकि एरोबिक रेस्पायरेशन को रिक्वायर नहीं होता है ऑक्सीजन, इसको हम फर्मेंटेशन भी कहते हैं कि फूड ब्रेक डाउन हो रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी अलॉन्ग विद द लैक्टिक एसिड इन एनिमल, एथेनॉल जिसको मिथाइल अल्कोहल कहते हैं वो फंजाई में। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट करता है कॉम्प्लेक्स सेट ऑफ ऑर्गन्स एंड टिश्यूज। चीफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग है। क्या होता है कि ये डिफरेंशिएट होता है अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज में। अपर रेस्पिरेटरी पैसेज है और लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज। हमारे पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में नोज आती है, नोस्ट्रल्स, कैविटी, इंटरनल नोस्ट्रल्स, वही फ्रेनेक्स आता है। फिर हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज होता है, इसमें ट्रैकिया वगैरह आता है। तो नोज क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट होता है नोज से, ये ओनली आउटर ओपनिंग है रेस्पिरेटरी पैसेज की। डिवाइड होता है 3 पार्ट्स में, एक्सटर्नल, नेसल है, इंटरनल। अब हमारे पास एक्सटर्नल नोस्ट्रल है तो ये अपर पार्ट होता है, मतलब अपर मोस्ट पेयर है ओपनिंग की नोज की थ्रू विच एयर एंटर्स। नेसल कैविटी यही है कि एक्सटर्नल नोस्ट्रल लेड्स टू अ कैविटी कॉल्ड एज नेसल कैविटी। कैविटी सेपरेटेड इन 2 पार्ट्स बाय कार्टिलेजस सेप्टम। कंसिस्ट करता है मिक्वाइड सेरेटेड एपिथेलियम जो ट्रैप करता है डस्ट एंड जम्स को, पार्टिकल को वार्म करते हैं एयर को अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर। नेसल कैविटी कनेक्ट होता है विद द इंटरनल नोस्ट्रल्स में। हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रल्स क्या होता है कि नेसल कैविटी जो है हमारे पास पूरी फ्रेनेक्स तक पहुंच रही होती है ट्यूब लाइक ओपनिंग से, जिसको जो हमारे पास इंटरनल नोस्ट्रल्स होती है उसके जरिए। फ्रेनेक्स क्या होता है, बिहाइंड द नेसल कैविटी 13 सेंटीमीटर लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जिसको हम कहते हैं फ्रेनेक्स। जंक्शन होती है बिटवीन द डाइजेस्टिव एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज। का इंटीरियर पार्ट जो एंटीरियर पार्ट है वो कनेक्ट होता है नोज से जिसको हम नेसोफ्रेनेक्स कहते हैं। पोस्टीरियर पार्ट कनेक्ट होता है लेरिंक्स से जिसको हम लेरिंगोफ्रेनेक्स कहते हैं। लेरिंक्स ग्लोटिस कहलाती है जो कनेक्ट करती है कि हमारे पास जो फूड है वो ट्रैकिया में ना जाए, वो कर देती है ट्रैकिया को, कि ट्रैकिया के ऊपर एपिग्लोटिस होती है। बस ओपनिंग होती है लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, एल्वुलाई ये आते हैं। तो ये मेन एयर है टू लंग्स। अबाउट 10 to 11 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ट्रैकिया। आ रही हूँ क्योंकि हमारे पास ये लॉन्ग जो है वो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं। सो ये होगा कि मैं जितनी जल्दी करवाऊँगी उतना अच्छा होगा, फिर मैं कुछ बॉटनी भी करवाना है, दैट्स वाई। ये मैं चैप्टर करवा चुकी हूँ, तो अगर आप लोगों को डिटेल में पढ़ना हो तो आप वो वीडियो भी ले सकते हैं। रिंग जिसमें हमारे पास 16 to 12 कार्टिलेजस शेप रिंग होता है जो प्रोवाइड करता है रिजिडिटी और प्रिवेंट करता है ट्रैकिया को कि जब हमारे पास इसमें एयर ना हो तो क्लेप्स ना कर सके। ट्रैकिया डिवाइड होते हैं 2 ब्रांचेस ऑफ ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई हमारे पास क्या होती है, कार्टिलेजन्स होती हैं। बाइफर्केट ब्रांच ऑफ ट्रैकिया, राइट ब्रोंकाई बॉर्डर शॉर्टर और स्ट्रेटर होती है। देन द लेफ्ट ब्रोंकाई, ईच ब्रोंकाई डिवाइडेड टू स्मॉलर ब्रोंकस व्हिच कनेक्टेड विद द एल्वुलाई हो जाती है सेकेंडरी और टर्शरी में। तो ये हमारे पास है एल्वुलाई क्या होती है, माइक्रोस्कोपिक एयर सैक प्रेजेंट होता है एट द एंड ऑफ द ब्रोंकस, कंपोज करता है एपिथेलियल टिश्यूज जो रिच होती हैं सप्लाई ऑफ ब्लड कैपिलरीज। यहीं पे हमारे पास एक्सचेंज ऑफ गैसेज होती हैं, इफेक्टिव गैसेज एक्सचेंज होता है, टेक प्लेस वेयर एयर पैसेज इन द ब्लड। तो लंग्स चीफ ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी हैं, ये मतलब प्राइमरी ऑर्गन होता है। मेन ऑर्गन ये पेयर होते हैं, सॉफ्ट स्पंजिंग होते हैं हार्ट कैविटी में, इसी के बीच में हार्ट होता है। वॉल ऑफ थोरेसिक कैविटी अटैच होती है विद द इंटरनल कोस्टल मसल्स व्हिच इज एसोसिएटेड विद द कॉलम एंड द स्टर्नम। अब क्या होता है हमारे पास बेस की जो थोरेसिक कैविटी की बेस होती है वो डायफ्रागम से होती है जो सेपरेट करता है थोरेसिक कैविटी को और एब्डोमिनल कैविटी को। हर लंग्स कंसिस्ट करते हैं बहुत स्मॉल सब यूनिट जिसको हम कहते हैं लोब्स। राइट में 3 लोब्स होते हैं जबकि हमारे पास लेफ्ट में 2 लोब्स होते हैं। राइट इंफीरियर एंड मिडल होता है जबकि लेफ्ट लंग में 2 लोब्स होते हैं, सुपीरियर इंफीरियर लोब्स। यही है कि द एयर जो ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट करते हैं उसके मैकेनिज्म हुई एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन। प्रेशर में सो बेसिकली यहाँ पे कि जब एयर प्रेशर डिक्रीज होता है, फॉल होता है, तो एल्वुलाई स्पेस फॉल हो जाती है और एयर एक्सीड करता है लंग्स में, मतलब इंस्पायरेशन होती है। और जब प्रेशर एल्वुलाई एक्सीड करता है तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एक्सीड करता है तो एयर लंग से निकल जाती है और वो होता है एक्सपायरेशन। ये 2 स्टेप्स में होता है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन क्या है कि इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि मसल्स अटैच हो जाते हैं रिब्स से, जिसमें हमारे पास एक्सपेंशन हो जाती है चेस्ट कैविटी की, पुल आउट होती है, लेटर डायफ्रागम कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, मूव करता है डाउनवर्ड, एक्सपेंड करता है, कैविटी को प्रोड्यूस करते हैं पार्शियल वैक्यूम जो सक कर सके एयर को लंग्स में। तो ये होती है हमारे पास इंस्पायरेशन। मैकेनिज्म इंस्पायरेशन का यही होता है कि इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर इज नोन एज इंस्पायरेशन। ये एक्टिव प्रोसेस होता है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। जब वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीज होता है देन एयर पैसेज डिक्रीज हो जाता है।
इंस्पायरेशन टेक प्लेस होती है। क्या कि हमारे पास जब वॉल्यूम ऑफ एयर कैविटी इंक्रीज हो गया और एयर पैसेज डिक्रीज हो गया, कॉन्ट्रैक्शन होती है इंटरकोस्टल मसल्स की। हमारे पास जो एक्सटर्नल होते हैं उसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है और इंटरनल की हमारे पास रिलैक्सेशन होती है। वॉल्यूम इंक्रीज कर देता है, तभी तो कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, तभी इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी। कॉन्ट्रैक्शन होगी डायफ्रागम की फर्दर, जो इंक्रीज कर देता है साइज। अब क्या होगा, डायफ्रागम पे डूम शेप नहीं होता, डायफ्रागम फ्लैट एंड हो जाता है, बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तभी तो लंग्स एक्सपेंड होते हैं। जब हमारे पास क्या होती है कि एक्सपेंशन होती है लंग्स की, तो एयर प्रेशर इनसाइड द लंग्स डिक्रीज हो जाता है, प्रेशर इक्वलाइज करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर रशेस इनसाइड द लंग्स। ये होता है कि डायफ्रागम डूम शेप हो जाता है हमारे पास, तो प्रेशर ऑफ द एल्वोलाई होता है वो एक्सीड कर जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तभी एयर ब्लोन हो जाती है फ्रॉम द लंग्स। कैविटी और डायफ्रागम डूम शेप हो जाता है, चेस्ट कैविटी और वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज करता है प्रेशर ऑफ द लंग्स को, कॉज करता है एयर को कि वो पुश बैक हो जाए थ्रू द नोज। मैकेनिज्म है एक्सपायरेशन का। ये प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं। पैसिव प्रोसेसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती है, अकर होता है जब साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाता है और एयर प्रेशर हमारे पास इंक्रीज होता है, हमारे पास थोरेसिक कैविटी डिक्रीज हो जाती है। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स होते हैं, इंटरनल कोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एज अपोजिट जैसे अपोजिट था हमारे पास इंस्पायरेशन में। एज अ रिजल्ट रिब्स पुल होती हैं इनवर्ड एंड साइज ऑफ थोरेसिक कैविटी रिड्यूस हो जाती है, डायफ्रागम रिलैक्स होता है, लंग्स गेट एक्सप्रेस, डूम शेप हो जाती है इसकी शेप, कॉन्सिक्वेंटली प्रेशर इंक्रीज होता है हमारे पास और एयर गोस आउटसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इम्यूनिटी वो सिस्टम जो प्रोटेक्ट करती है बॉडी को फ्रॉम इन्फेक्शन एंड कैंसर, होता है हमारे पास सिस्टम इम्यूनिटी। लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस इनेट इम्यूनिटी सिस्टम में आता है, वो सिस्टम जो हमारी बॉडी में होता है सिंस बर्थ, कहते हैं इनेट इम्यूनिटी सिस्टम। नॉन स्पेसिफिक होता है क्योंकि ये अगेंस्ट होता है ऑल द टाइप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, कंसिस्ट करता है फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या होता है कि प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इनटू आवर बॉडी, कंसिस्ट करता है फिजिकल बैरियर और केमिकल बैरियर। फिजिकल बैरियर में स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड सिलिएटेड एपिथेलियम आता है, जबकि बायोकेमिकल बैरियर में ऑल सेल्युलर टेयर्स, म्यूकस, लाइसोसोम, सारे केमिकल्स हमारे पास एंजाइम वगैरह इसमें ही आते हैं। स्किन रोल इन इनेट सिस्टम, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, प्रोवाइड करता है फिजिकल बैरियर अगेंस्ट द एंट्री ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इम्पैक्ट, प्रेशर वेरिएशन, टेम्परेचर, रेडिएशन, केमिकल। सबसे स्किन के पास सॉल्ट होते हैं, एसिड होते हैं, पॉलीपेप्टाइड्स होते हैं इसके सरफेस से, जो इनहिबिट करता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ ना हो सके। रोल ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, बकल कैविटी सिक्रीट करता है लाइवा जो कंटेन करता है लाइसोजाइम, जो डाइजेस्ट करता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है जो सिक्रीट करता है HCl, जो किल कर देता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। डाइजेस्टिव सिस्टम के पास एक और टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लिम्फोइड टिश्यू। ये लोकेट होता है 3 सेक्टर्स में, लाइक रीजन में, टॉन्सिल्स इन द फ्रेनेक्स रीजन, पेयर्स पैचेस होते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में और अपेंडिक्स इन द लार्ज इंटेस्टाइन। ये डाइजेस्टिव जो लिम्फोइड टिश्यूज हैं ये 3 जगह पे होता है, पेयर्स पैचेस में जो स्मॉल इंटेस्टाइन का, अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन में और फ्रेनेक्स में जो टॉन्सिल्स हैं। अब ये लिम्फोइड टिश्यूज हैं वो रिच होते हैं माइक्रोफेज में और लिम्फोसाइट्स में, जो किल कर देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। है रोल ऑफ रेस्पिरेटरी पैसेज, और रेस्पिरेटरी पैसेज के पास हेयर्स होता है नॉस्ट्रिल में जो ट्रैप करते हैं डस्ट पार्टिकल्स को। रेस्पिरेटरी पैसेज के पास म्यूकस मेम्ब्रेन होती है जो कंटेन करता है म्यूकस ग्लैंड्स को। ये ग्लैंड सिक्रीट करते हैं म्यूकस को जो ट्रैप करते हैं डस्ट एंड जम्स को। रेस्पिरेटरी ट्रैक के पास को हम इसलिए सेलिएटेड एपिथेलियम भी कहते हैं क्योंकि मूवमेंट ऑफ सेलिया पुश कर देता है म्यूकस को टुवर्ड्स द फ्रेनेक्स, जहाँ पे ये एक्सपील हो जाता है थ्रू द माउथ या पुश हो जाता है ऑसोफेगस में, वही स्टमक में, दैन फिर हमारे पास एनस के जरिए एक्सपेल्ड हो जाता है। डिफेंस, तो जहाँ पे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ब्रोकन हो जाता है, कट हो जाता है या फिर इंसेक्ट बाइट की वजह से बर्न हो जाता है किसी भी वजह से, तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस वर्क करती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो इनकाउंटर करते हैं सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से, ये नॉन स्पेसिफिक ही होता है, ये कंसिस्ट करता है वाइट ब्लड सेल्स इसमें होते हैं, डिफेंसिव प्रोटीन्स होते हैं। ये मेजर रिस्पॉन्स है, क्या इसका सबसे ज़्यादा मेजर रिस्पॉन्स होता है, क्या होता है, फेगोसाइटोसिस इसका पार्ट है, वो प्रोसेस जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ WBCs इनगल्फ मतलब खा लेते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, डाइजेस्ट कर लेते हैं फॉरेन पार्टिकल्स को जो एंटीजेंस वगैरह होती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, वो होता है फेगोसाइटोसिस। हमारे पास न्यूट्रोफिल्स होते हैं, मैक्रोफेजेस होते हैं, डेंड्राइट सेल्स होते हैं जो परफॉर्म करते हैं सच एक्टिविटीज़ लाइक फेगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफाइल्स ये मोस्ट अबंडेंट WBCs होते हैं जो कंप्राइज करते हैं 50 to 70% ऑफ द टोटल ल्यूकोसाइट्स। ये सेल के पास लूप न्यूक्लाई भी होते हैं। अपॉन मेचुरेशन ये सेल माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ब्लड टिश्यूज से, मैच्योर हो गए ब्लड टिश्यू से माइग्रेट कर जाते हैं। न्यूट्रोफाइल्स क्या होता है, न्यूट्रोफाइल्स के पास एक स्पेशल रिसेप्टर होता है जो डिटेक्ट करता है, रिकॉग्नाइज करता है बैक्टीरियल मॉलिक्यूल्स को। कौन से, पेप्टोग्लाइकेन, लिपोप्रोटीन, फेरेजिन प्रोटीन, लिपोपॉलीसेकेराइड, इन सबको रिजेक्ट करते हैं बैक्टीरिया को। कैसे, क्योंकि उन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो हमारे पास लिसोजाइम है, लाइसोजाइम हमारे पास वही, तो ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के जरिए रिजेक्ट कर देते हैं बैक्टीरिया को।
फेजेस, तो ये लार्ज WBCs होते हैं जो कंप्राइज करते हैं मोनोसाइट्स और डेंड्रिटिक ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी में भी पाए जाते हैं। ये कपर सेल्स लंग्स में जो होते हैं उसमें होते हैं। हमारे पास एल्वुलाई और लंग्स में जो एल्वुलर माइक्रोफेज होते हैं वो भी मतलब उसमें भी होते हैं। मैक्रोफेज एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी कहलाते हैं क्योंकि प्रेजेंट करते हैं एंटीजन को टी लिम्फोसाइट्स में। हमारे पास डिटेक्ट कर लेते हैं कि ये वापस से आया है, मतलब ये हमारे पास जो एंटीजन है फॉरेन पार्टिकल ये पहले भी आ चुका है बॉडी में। सो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल होते हैं। मैक्रोफेज सिक्रिएट करते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड को जो किल करते हैं पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स को। मोनोसाइट्स तो ये कंसिस्ट करते हैं 2 to 8% ऑफ द टोटल WBCs। ये 5 डेज रहते हैं ब्लड में, बट इन टिश्यूज ये सर्वाइव कर सकते हैं। ब्लड में 2 to 5 डेज रहते हैं, उसके बाद ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन टिश्यूज में ये सिवरल मंथ्स तक भी रह सकते हैं। मोनोसाइट्स सेल है तो ये मोनोसाइट्स होते हैं जो माइग्रेट करते हैं फ्रॉम ब्लड टू टिश्यूज। ये नेम बाद में इसका कर दिया जाता है डेंड्राइटिक सेल, क्योंकि इनके पास साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन होती है डेंड्राइट्स की तरह का, इसलिए इनको दिया जाता है कि ये डेंड्राइटिक सेल है। हमारे पास है साइटोटॉक्सिक टी सेल, तो ये एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस होती है कि वो किल कर सके टारगेट सेल को। प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है अगेंस्ट वायरली इन्फेक्टेड बॉडी सेल्स। कैंसर सेल के खिलाफ साइटोटॉक्सिसिटी जो है वो अचीव होती है नेचुरल किलर सेल से और साइटोटॉक्सिक टी सेल से। नेचुरल किलर सेल क्या है और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या है ये बताते हैं। नेचुरल किलर सेल्स हमारे पास होती हैं जो किल करते हैं इन्फेक्टेड सेल एंड कैंसर सेल्स को। ये वही लिम्फोसाइट्स ही हैं नेचुरल किलर सेल्स भी। NIC सेल चेक करते हैं सरफेस एंटीजेंस को, मेजर हिस्टो कंपैरेटिबिलिटी जिसको हम कहते हैं ये केस होते हैं, मतलब 1 भी होता है MSC 2 भी होता है। क्या होता है कि ये चेक करते हैं सरफेस एंटीजेंस को जिसको हम कहते हैं मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स। अगर इन केस मेजर हिस्टो कंपैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स है तो ये रेटिकुलर सेल इनएक्टिव हो जाते हैं। लेकिन अगर पे हम कहें कि मॉडिफिकेशन की एब्सेंस हो गई है हमारे पास MSC 1 की, तो टारगेट सेल में नहीं है, तो ये फिर प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल में। प्रोटीन इनके पास होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं पोर्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ टारगेट सेल, और फिर हमारे पास लाइसिस करते हैं टारगेट सेल की, मतलब प्रोटीन कर दिया इन्होंने, प्रोटीन प्रोड्यूस कर दिया प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल के, प्रोड्यूस करते हैं पोर्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन टारगेट सेल में, और देन हमारे पास कॉज करते हैं लाइसिस ऑक्सिक टी सेल्स। सो ये अनदर ग्रुप है लिम्फोसाइट्स का जो जनरली अगेंस्ट होता है वायरली इन्फेक्टेड सेल के, ट्यूमर सेल। ये प्रोड्यूस होता है बोन मैरो में और मैच्योर हो जाता है थाइमस ग्लैंड में। क्या होता है ड्यूरिंग मैच्योरेशन की डिवेलप करता है CD8 को रिसेप्टर्स और टी सेल रिसेप्टर जिसको हम TCR भी कहते हैं सरफेस पे। अब आगे हमारे पास CD8 रिसेप्टर और TCR जो रिसेप्टर है वो करेंगे MSC 1 से सरफेस ऑफ द बॉडी एक्सेप्ट मैक्रोफेजेस, जहाँ पे अनदर MSC 2 भी होगा कि साइटोटॉक्सिक टी सेल हमारे पास हो चुका, उसने बाइंड कर लिया, अब इनकाउंटर करेगा वायरल इन्फेक्टेड सेल से, रिकॉग्नाइज करेगा, उसको एक्सप्रेस कर देगा MSC 1 ऑफ द इन्फेक्टेड सेल में ये साइटोटॉक्सिक टी सेल रिसेप्टर, फिर रिलीज करेंगे एक परफेरिन प्रोटीन ग्रेन्यूजाइम एंजाइम जो कॉज करता है लाइसिस ऑफ द इन्फेक्टेड टी सेल। अब हमारे पास है एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन। ये प्रोटीन है, ये प्रोटीन होते हैं जो किल करते हैं पैथोजेनिक बैक्टीरिया को, जो भी डिजीज कॉज करने वाले बैक्टीरिया होते हैं उसको किल करते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन होते हैं, बिल्कुल प्रोटीन के तरीके के होते हैं जो डैमेज कर देते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पैथोजेनिक बैक्टीरिया के। इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, ये इन्फ्लेमेशन क्या होता है कि रेडनेस, हॉटनेस, सोइलिंग, किसी भी पेन है इंजरी की साइड पे, इन्फेक्शन की साइड पे, तो उनको कहलाता है इन्फ्लेमेशन। जब भी कोई टिश्यूज में डैमेज हो जाए किसी भी इंजरी की वजह से, देन टिश्यू एक प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं हिस्टामाइन, जिसको हम कहते हैं प्रोस्टोग्लैंडिन्स। प्रोस्टोग्लैंडिन्स मेंस्ट्रुएशन में क्रैम्प्स भी प्रोड्यूस करता है। ये प्रोटीन इंक्रीज करते हैं परमेबिलिटी ऑफ कैपिलरीज एंड अटैक करते हैं न्यूट्रोफाइल्स को एंड हमारे पास मैक्रोफेजेस को टुवर्ड द साइट ऑफ इंजरी, और डैमेज टिश्यू प्रोड्यूस कर देते हैं। देन येलो पेस्ट होता है लाइक मटेरियल कॉल्ड पस, तो वो पस शुरू हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं इन्फ्लेमेशन। और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो टेम्परेचर होगा उसको हम फीवर कहते हैं। साइन होता है इन्फेक्शन का, हीट स्ट्रोक का। सब्सटेंस जो इंड्यूस करता है फीवर को उसको हम कहते हैं पैरोजेंस। पैरोजेन ट्रांसफर होते हैं ब्रेन पे, जहाँ पे वो ब्रेन से वहाँ पे जहाँ पे वो अटैक होता है। हाइपोथैलेमस को हम थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी इसलिए कहते हैं क्योंकि बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है। हाइपोथैलेमस ये जो प्रोस्टोग्लैंडिन्स को रिलीज करता है, जो स्टिमुलेट करता है थर्मोजेनेसिस और इनहिबिट करता है कि हीट लॉस ना हो सके बॉडी को, और फिर फीवर हमारे पास हो जाता है। फीवर हमारे पास इसलिए भी जरूरी होता है क्योंकि जब हमारे पास फीवर हो जाता है ना, तो बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ग्रोथ को मेंटेन नहीं रख सकते हैं, उनकी ग्रोथ हो ही नहीं सकती है फीवर की वजह से। तो इसलिए कहते हैं फीवर हमारे सेल्स को, लेकिन ये भी हो सकता है कि हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ फीवर लाइक फीवर होगा आपको कि हमारे पास सेल जो प्रोटीन होते हैं वो 37 सेल्सियस पे ही काम करते हैं और 100 सेल्सियस पे डीनेचर हो जाते हैं। अब जब फीवर में बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब यही है कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है तो एंजाइम भी डीनेचर हो जाएंगे, तो ये डीनेचर कर देता है हमारे एंजाइम को, हमारे सेल को, कॉज हो जाती है डेथ।
हाई फीवर देन 105 सेल्सियस डीनेचर करता है एंजाइम को, वही जो लार्ज अमाउंट ऑफ हीट लॉस हो जाती है, कॉज करता है फटीग, डिहाइड्रेशन, ज़्यादा हेडेक होता है, बॉडी पेन होता है, डिहाइड्रेशन, फटीग होती है, कॉज ये सब करता है। हायर देन मतलब 105 सेल्सियस से ज़्यादा होगा तो वो हमारे एंजाइम को डीनेचर करता है, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिल्कुल ख़राब हो जाता है। मुझे पता है बहुत लेंथी है, आप लोग चाहें तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं, बट के लॉन्ग था सो मैंने कहा कि इतना करवाना चाहिए। मैंने इसकी डायग्राम नहीं करवाई है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में कहा हुआ था कि विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, वो आप खुद कर लिएगा। एंड ये हमारे पास अब क्वेश्चन नंबर 3 का और भी हो गया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इम्यूनिटी। अब हमारे पास कार्बोहाइड्रेट और एक और क्वेश्चन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4 में, वो रह गया है, वो करेंगे। अल्लाह हाफिज़।